रोज ही सुनते हैं कि इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में ये स्कैम हो गया, वो स्कैम हो गया, यहाँ पे स्कैम्स की भरमार हुई पड़ी है। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, उस कंपनी ने स्कैम किया अमेरिका की एक स्टेट टेक्सास में। इस कंपनी का नेम है एनरॉन। एनरॉन बनी दो कंपनियों के कोलैबोरेशन के बाद। एक कंपनी है हॉस्टन नेचुरल गैस और दूसरी कंपनी है इंटरनॉर। लेकिन एनरॉन के अभी जितने भी बिजनेसेस चल रहे थे वो सारे के सारे फ्लॉप थे और कंपनी को बहुत तेज ग्रो करना था, जिसके लिए होने चाहिए थे न्यू बिजनेसेस। और न्यू बिजनेसेस के लिए कंसल्टेंसी का होना बहुत जरूरी था। इसके लिए कंपनी के सीईओ ने बात की एक और कंसल्टेंसी कंपनी से जो बिजनेस की कंसल्टेंसी देते थे, जिनका नेम है मैकिन्जी एंड कंपनी। इन्होंने एक बंदा इस कंपनी के लिए असाइन कर दिया जिसका नेम है जेफरी स्किलिंग। जेफरी स्किलिंग ने कंपनी में आते साथ ही बहुत ज्यादा रिस्की बिजनेसेस में एंटर करने के लिए एडवाइस किया, जिससे एनरॉन को काफी हद तक प्रॉफिट होना शुरू हो गया। लेकिन क्योंकि वो बिजनेसेस बहुत रिस्की थे तो सारे बिजनेसेस में प्रॉफिट नहीं हुआ, कुछ में लॉस हुआ, कुछ में प्रॉफिट हुआ। लेकिन प्रॉफिट की तरफ कंपनी ने बढ़ना शुरू कर दिया। अब मजीद प्रॉफिट कमाने के लिए जेफरी को कॉम्प्लिकेटेड डील्स को कंपनी के अंदर एम्बेड करना बहुत ज्यादा जरूरी समझो। इसके लिए जेफरी ने एंड्रयू फेस्टर को हायर किया, जो कि कॉम्प्लिकेटेड डील्स के रिलेटेड मास्टर माना जाता था। तो जेफरी और एंड्रयू ने मिल के डिसाइड किया कि हम कंपनी के अकाउंट्स में सिर्फ उन डील्स को शो करेंगे जो डील्स बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगी। जो डील अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी हम उसे कंपनी के अकाउंट्स में शो ही नहीं करेंगे। जेफरी ने कंपनी में आते साथ ही सबसे पहले जिस चीज पे काम किया वो था एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम। जेफरी के ज्वाइन होने से पहले परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम 4 चीजों पे काम कर रहा था: रिस्पेक्ट, इंटेग्रिटी, कम्युनिकेशन एंड एक्सीलेंस। लेकिन जेफरी ने इन सब चीजों को इग्नोर किया और सिस्टम को चेंज किया और इसके बाद उसने अपना एक नया सिस्टम लॉन्च किया कि हम ये रिव्यू सिस्टम जो है वो बदल रहे हैं और रिव्यू सिस्टम को अब से डिसाइड किया जाएगा प्रॉफिट पे। जो एम्प्लॉय कंपनी के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट लेके आएगा उसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी मानी जाएगी। कंपनी जिन बिजनेसेस के अंदर एंटर कर रही थी उनमें थे इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, पावर प्लांट एंड कमोडिटी ट्रेडिंग। लेकिन कंपनी अभी भी बहुत ज्यादा लॉस में चल रही थी। जेफरी ने इस लॉस को कवर करने के लिए ये सोचा कि क्यों ना हम फेक रेवेन्यू दिखाएं। लेकिन कंपनी चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कैपिटल, जिसकी उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत थी और वो दिखाने के लिए इनको अपना रेवेन्यू सिस्टम चेंज करने की जरूरत। जेफरी ने 1992 में डिसाइड किया कि हम अपना प्रपोजल देंगे SEC को, जो कि यूएस की रेगुलेटरी बॉडी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। जेफरी ने अपना प्रपोजल SEC में सबमिट किया कि एनरॉन के अकाउंटिंग सिस्टम को हिस्टोरिकल अकाउंटिंग सिस्टम की बजाय मार्क टू मार्क अकाउंटिंग मेथड पे शिफ्ट किया जाए। अब बात कर लेते हैं कि ये दोनों सिस्टम आखिर हैं क्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड क्या होता है। फॉर एग्जांपल, हर कंपनी की एक बैलेंस शीट होती है जिसके ऊपर उन्हें अपने एसेट दिखाने होते हैं कि उनकी वैल्यू क्या है। एक कंपनी ने लैंड बाय की $100 की, तो उसकी रेट फ्यूचर में जाके इंक्रीज हो जाती है और हो जाती है $150। लेकिन कंपनी अपने उस बैलेंस शीट में हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के हिसाब से उसको 150 शो नहीं करेगी, उसे 100 ही शो करेगी। लेकिन मार्क टू मार्क मेथड में ऐसा नहीं होता, इसका बिल्कुल उल्ट होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने आज लैंड बाय की 100 की, फ्यूचर में उसकी कॉस्ट बढ़ के हो गई $150। तो अब मुझे मार्क टू मार्क अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से उसको 100 के बजाय 150 शो करना पड़ेगा। जेफरी का यही तो मकसद था कि ये चीज हो जाए और 1992 में एनरॉन में सबसे बड़ी पार्टी रखी गई। पार्टी इसलिए नहीं थी कि कंपनी बहुत अच्छे बिजनेसेस करी थी, बल्कि वो इसलिए थी क्योंकि जेफरी का प्लान सक्सेसफुल हो गया और SEC ने उनके अकाउंटिंग सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया था। जेफरी ने डिसाइड किया कि अब क्यों ना कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट को भी इंक्रीज किया जाए सेम इसी मेथड के हिसाब से। कोई सिस्टम तो है नहीं जो डिटेक्ट कर सके कि हाँ इस चीज की प्राइस इस वक्त इतनी है। इसलिए कंपनी ने क्या किया, फॉर एग्जांपल कंपनी के $10 मिलियन का किसी चीज का प्रॉफिट है तो कंपनी ने उसको शो किया $60 मिलियन या $50 मिलियन, कुछ केसेस में शायद $100 मिलियन बढ़ा चढ़ा के बताया, क्योंकि वहां पे कोई डिटेक्शन का सिस्टम नहीं था। तो इस वक्त कंपनी के पास बहुत सारे पावर प्लांट ऐसे थे जो बिल्कुल नकारा थे, यूजलेस थे, जिनकी वैल्यू शायद बहुत ज्यादा डाउन हो रही थी मार्केट में। लेकिन कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट पे इनका फेक वैल्यू दिखाया जो कि बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा था, लेकिन रियलिटी में उसकी वैल्यू डाउन जा रही। जेफरी ने वहां पे डिसाइड किया कि हम बाकी कंपनीज के साथ भी कोलैबोरेट करेंगे और मजीद बिजनेसेस में इन्वॉल्व होंगे ताकि हमारा प्रॉफिट जो है वो ज्यादा बढ़ सके। उसकी रीजन ये है कि ओरिजिनली तो कंपनी कुछ कर नहीं रही थी, लेकिन पेपर के ऊपर फेक रेवेन्यू, फेक प्रॉफिट दिखा के लोगों का ट्रस्ट जीत रही थी। इसके लिए कंपनी ने सबसे पहले सीथ एनर्जी के साथ डील की और इस डील में डिसाइड ये हुआ था कि एनरॉन डेली बेसिस पे 195 mm क्यूबिक फीट गैस सीथ कंपनी को प्रोवाइड करेगी और इस डील
डील की वैल्यू लगभग 3.5 बिलियन डॉलर से 4 बिलियन डॉलर मानी जाती है। अब बात यहाँ पे ये हुई कि डील तो कंफर्म हो गई, लेकिन अभी तक कंपनी की पूरी ट्रांजैक्शंस नहीं हुई थी। लेकिन एनरॉन ने क्या किया, इस डील को एज अ प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना शुरू कर दिया, जिसमें वो सिर्फ प्रॉफिट ही दिखा रहे थे, लॉस तो दिखा नहीं रहे थे, और वो भी इंक्रीज करके। कंपनी ने इसके साथ साथ एक और कंपनी ब्लॉकबस्टर से अपनी डील की, जिनको इन्होंने 20 साल के लिए फाइबर ऑप्टिक सर्विस प्रोवाइड करने का दावा किया, और इस डील की कीमत लगभग 112 मिलियन डॉलर के करीब। जैसा कि 1996 में रेवेन्यू बढ़ के 13 बिलियन डॉलर के करीब हो गया और प्रॉफिट 584 मिलियन डॉलर पे चला गया। 1997 में रेवेन्यू 20 बिलियन डॉलर तक चला गया और नेट इनकम 105 मिलियन हो गई। और अगले साल 1998 में रेवेन्यू 31 बिलियन डॉलर हो गया और प्रॉफिट 703 मिलियन डॉलर तक चला गया। ऐसे ही जेफरी इस चीजों को बढ़ाता गया और ईयर 2000 में रेवेन्यू बढ़ के 100 बिलियन डॉलर पे चला गया और प्रॉफिट 979 मिलियन डॉलर पे चला गया। सिर्फ इसके साथ ये प्रॉफिट और यही चीजें नहीं बढ़ी, बल्कि कंपनी के शेयर प्राइस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया। साथ उस टाइम पे एक चीज बहुत ज्यादा चल रही थी, वो था .com बबल। .com बबल क्या था, जो भी कंपनीज इंटरनेट के रिलेटेड थी उनका बूम चल रहा था, मतलब वो इंक्रीज करी थी, उसमें कोई भी पैसा लगा रहा था, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स उसमें आ रहे थे। चाहे उस कंपनी का कोई रेवेन्यू मॉडल है, कोई बेस है, कोई लॉजिक है, कोई सेंस है, फर्क ही नहीं पड़ता कि वो उनमें कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। किसी कंपनी में वो नहीं भी है तो भी स्टेक होल्डर उसमें पैसे लगा रहे थे, उससे पैसा कमा रहे थे। अगर हम बात करें एनरॉन की, पेपर पे तो उनके प्रॉफिट्स आसमान में जा रहे थे, लेकिन रियलिटी में वो बिल्कुल खाली। लेकिन जेफरी को यकीन था कि वो उन सारे लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेगा, और ये करने के लिए उसे चाहिए कैपिटल। अब कैपिटल कहां से आई, सवाल तो ये उठता है। इसके लिए उन्होंने एक और प्लान किया और वहां पे उन्होंने यूज किया एसपीवी का, स्पेशल पर्पस व्हीकल का। इसे स्पेशल पर्पस एंटिटी भी बोलते हैं। ये होती क्या है, सबसे पहले तो ये समझना है कि ये होती क्या है। जब भी कभी किसी कंपनी को एक रिस्की बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है, सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि अगर कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया तो वो उसके बैलेंस शीट पे भी इफेक्ट करेगी। उस चीज से बचने के लिए ये एसपीवी दरमियान में थर्ड पार्टी के तौर पे काम करती है। फॉर एग्जांपल, ओरिजिनल कंपनी एसपीवी को दरमियान में लेके आती है एज ए एंटिटी, और ये एसपीवी आगे इन्वेस्ट करते हैं उन रिस्की बिजनेस में। अगर वो रिस्की बिजनेस फ्लॉप हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट ओरिजिनल कंपनी की बैलेंस शीट पे नहीं आता। तो जेफरी ने डिसाइड किया कि हम इस स्ट्रेटेजी को अपने काम में इस्तेमाल करते हैं, और इन्होंने बहुत सारी एसपीवी कंपनीज को ओपन किया। तो एसपीवी को इन्होंने यूज इस तरीके से किया कि एनरॉन से कुछ एसेट्स को वहां पे ट्रांसफर करते थे, और वो ट्रांसफर अपने बैलेंस शीट में एज अ ट्रांसफर नहीं दिखाते थे, वहां पे एज अ सेल दिखाते थे। लेकिन ये लोग एसपीवी को एज अ बेस बना के बड़े बड़े बैंक से लोन उठाते थे। ये लोग वहां से लोन उठाते थे और वो लोन आगे ट्रांसफर कर देते थे अपनी कंपनी को, और उस एसपीवी कंपनी को खत्म कर देते थे। जिससे होता ये था कि एनरॉन की बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट नहीं आता था, बैलेंस शीट खराब होती थी उस एसपीवी की, जिससे एनरॉन ने काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया, और उन्हें लोन भी वापस नहीं करना था क्योंकि वो उनके बिहाफ पे लिया ही नहीं गया था। इसके साथ साथ कंपनी के शेयर $20, 20 to 30, 30 to 50, 50 to 90 डॉलर तक इंक्रीज कर गए, और कंपनी को लगातार 6 इयर्स के लिए इनोवेटिव कंपनी के तौर पे फॉर्च्यून मैगजीन ने सिलेक्ट किया। जैसे ही .com का बबल बस्ट हुआ, सब स्टेक होल्डर्स डर गए और उन्होंने इंटरनेट कंपनीज के शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ ही लोगों ने एनरॉन के शेयर भी बेचना शुरू कर दिए, क्योंकि इन लोगों की अपनी इन्वेस्टमेंट भी इंटरनेट कंपनीज में थी। इसकी वजह से एक अच्छा खासा बड़ा लॉस अक्टूबर 2001 में शो किया गया एनरॉन की तरफ से, जो कि वर्थ करता है $618 बिलियन के करीब। इसने लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि कंपनी ने ओवरऑल जो सब कुछ अभी तक दिखाया वो सब दिखाया प्रॉफिट। एक कंपनी जिसके प्रॉफिट और रेवेन्यू बहुत हाई चल रहे थे और वो कंसेप्टिव इंक्रीज ही कर रहे थे, वो इतना लॉस कैसे खा सकती है। सब ने ये सवाल उठाया, जिससे यूएस की रेगुलेटरी बॉडी SEC ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, और इन्वेस्टिगेशन में नवंबर 2011 में इस कंपनी को फ्रॉड डिक्लेयर किया और बताया कि ये कंपनी ने कभी इतनी प्रॉफिट किया ही नहीं था, सब फेक दिखाया हुआ था। अगर आप भी किसी स्कैम के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उस स्कैम के बारे में डिटेल वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ लेके आएंगे, वो भी आसान लफ्जों में।